हाँ, to derive the formula among different physical quantities, establish the relation among different physical quantities। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? जब कोई पार्टिकल की सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, सर्किल में घूम रहा होता है, तो सेंटर पे हमेशा एक फोर्स लग रहा होता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। जब भी कोई पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसके सेंटर की तरफ, जैसे ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और इसकी जो स्पीड है वो v है, और ये चक्कर लगा रही है किस पे? सर्किल पे, और उस सर्किल की रेडियस r है। तो ये जो पार्टिकल है ये हमेशा एक फोर्स फील करता है टुवर्ड्स द सेंटर। उसी फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला है, वो है mv²/r, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को सपोज करो कि हम लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो देखो आपको क्या गिवन रहेगा। देखो क्वेश्चन किस तरह से रहता है, लिखेंगे द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on the particle depends on, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है किस पर? तो ये चीज़ें आपको दी रहेंगी। क्या दिया, किस पर डिपेंड करेगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग m कहते हैं। दूसरा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी v। और तीसरी क्वांटिटी है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि r। क्वेश्चन में दिया हुआ है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? किन किन चीज़ों पे? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे और रेडियस ऑफ द सर्किल पे। अगर ऐसा हो रहा है देन एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग देम, या फिर देन फाइंड द फॉर्मूला for centripetal force, find the formula for centripetal force by using dimension method, by using डायमेंशनल मेथड। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, इस टाइप का मतलब क्वेश्चन रहेगा। अगर फोर्स जो है, आवाज आ रही है? आ रही है? ओके। हाँ ठीक है। देखो तो फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पर? मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो आपको फाइंड करना है फोर्स का रिलेशनशिप किसके साथ? मास के साथ, वेलोसिटी के साथ और रेडियस के साथ। तो रिलेशन क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। जैसे सपोज करो हम लोगों को रिलेशन पता नहीं है क्या है, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो लिखा है सॉल्यूशन। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए कुछ चीज़ों को, चूंकि F डिपेंड कर रहा है किस पर? मास पे, तो आपको लिखना है
हियर f प्रोपोर्शनल टू m, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कैसे डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्क्वायर रूट है या 1/m है या रूट अंडर m है, चूंकि हम लोग को कुछ पता नहीं है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पावर इसकी हम लोग मान लेंगे a या x, कुछ भी मान लेंगे, x या a मान लेंगे। तो सपोज कर लिया कि पावर इसकी a है। f ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, लेकिन किस तरह से डिपेंड करता है ये पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अननोन पावर मान लेंगे b फिर से, यानी कि उसका जो डायमेंशंस है वो हम लोग जो है मान लेंगे। इसमें a मान लिया, इसमें b मान लिया, और एक और क्वांटिटी बची हुई है, क्या है वो, रेडियस। f ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेडियस, और रेडियस पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो वहाँ मान लेंगे c, ठीक है। तो फोर्स जो है वो इन तीनों क्वांटिटीज पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर एक साथ लिखना चाहें, तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो, F प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c, ठीक है। F प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c, तीनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटा करके यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो कांस्टेंट k आ गया। प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे, इक्वल करेंगे, देयर मस्ट बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोग k यहाँ पे नाम दे दिया है, और k क्या है, ये हमारे लिए अननोन है, हमको पता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको सिर्फ k लिख दिया। m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। हेयर k इज कांस्टेंट, k यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जो अननोन है यहाँ पे, तो हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। देखो, एक एग्जांपल को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल इसके हर पार्ट को आप लिखो ताकि बाकी आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है उसको हम लोगों ने लिखा, फिर उसको एक साथ हम लोगों ने कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिखा, इक्वेशन 1 बना लिया। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्म में इसको लिखना है। देखो, इसको लिखेंगे, राइटिंग दी अबव इक्वेशन 1 इन डायमेंशनल फॉर्म। मतलब इस इक्वेशन को डायमेंशनल फॉर्म में लिखो। तो आप जब लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, LHS में क्या है, फोर्स का डायमेंशन हो गया। RHS में क्या क्या है, देखो, कांस्टेंट k है, तो k का कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसलिए k को क्या करना है, स्किप कर जाना है, इसको छोड़ देना है। अब क्या हमारे पास बचा, मास, डायमेंशन ऑफ मास टू द पावर a, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी टू द पावर b, डायमेंशंस ऑफ r टू द पावर c, ठीक है। यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखो। गुड, चलिए अब देखिए, F जो है, F है फोर्स, तो F का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन पता होगा सबको, ml t टू द पावर -2 होता है कि नहीं। मास का डायमेंशन m होता है, उसकी पावर a है तो a लिख दिया। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, l t टू द पावर -1, है ना। वेलोसिटी का डायमेंशन l t टू द पावर -1, उस पर पावर कितना है तो b है, इस तरह से लिखोगे। और ये r क्या चीज़ है, r इज द रेडियस बताया गया, तो रेडियस एक टाइप का लेंथ है ना, रेडियस इज लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन तो l ही होता है, तो l टू द पावर c। देखो यहाँ तक सब क्लियर है। इक्वेशन 1 को हम लोग डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरह से लिखा जाएगा। ओके, फिर इसको लिखो, ml t टू द पावर -2
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे m टू द पावर a लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, l टू द पावर b इंटू टी टू द पावर माइनस b इंटू l टू द पावर c। देख तो सही है ना। अरे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर 1 है। अब b को इसका तो मैथमेटिक्स तुम जान ही रहे हो, b को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया। ओके आगे देखो। अब इसी चीज़ को फिर से एम एल टी टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू आप लिखोगे m टू द पावर a फिर l टू द पावर, अब देखो यहाँ पे l जो है एक यहाँ पे l की पावर b है, यहाँ पे l की पावर c है, तो अगर बेस दोनों का समान है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो l टू द पावर क्या b प्लस c लिख सकते हो, गुड, और t टू द पावर माइनस b, यही है ना। अब हम लोग को क्या करना है, यहां पे b प्लस सी, अरे देखो x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3, तो क्या करते हो, x टू द पावर 2 प्लस 3 करते हो ना, सिंपली ऐसा होता है। तो वैसे ही देखो यहाँ, हाँ यहाँ पे देखो l की पावर b है फिर l की पावर c है, ये मल्टीप्लाइड है, तो l अगर बेस दोनों का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे b प्लस सी हो जाएगा ना, ऐसा होता है ना रूल। ओके अब देखो इस इक्वेशन के LHS में MLT माइनस 2 है, यहाँ पे भी RHS में ML और T है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, है ना, इसका जो डायमेंशंस है उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, चूँकि बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, किसी भी फिजिकल इक्वेशन के हर पार्ट का जो डायमेंशंस होता है वो सेम होता है, इसलिए आप लिख सकते हो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे m की जो पावर है कितना है, 1 है, और यहाँ पर m की पावर a है, तो आप इक्वेट करोगे तो 1 इज इक्वल टू a हो गया। समझ रहे मेरी बात। फिर यहाँ पे l की पावर 1 है, तो फिर से 1 इज इक्वल टू, देखो l का पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, b प्लस सी, फिर देखो t पर पावर कितना है, -2, और उधर t पर पावर कितना है, -b। बोलो यहां तक क्लियर है। तो a का वैल्यू आ गया तुम्हारा, a का वैल्यू कितना आया, 1। यहां इसको देखो b को सॉल्व करो, b इज इक्वल टू 2 आ गया, देख तो, गुड। अब यहां पे देखो b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पे b की वैल्यू डाल दो तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहां पे देखो इसको सॉल्व करेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है ना, देखो b प्लस सी इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो c इज इक्वल टू -1, 1 माइनस 2 -1, ठीक है। ओके, तो अब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू जो आपको मिल गई है, इन सारे वैल्यूज को कहाँ पे रखो, इक्वेशन 1 में, जो आपने इक्वेशन 1 माना हुआ था, तो आप लिख लो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए, तो रिजल्ट आ रहा है f इज इक्वल टू के, m टू द पावर a था,
तो 1 हो गया। v टू द पावर b था ना, b की वैल्यू कितनी है 2, और r टू द पावर c था, तो c की वैल्यू है -1। देख तो ओके, सो f इज इक्वल टू k mv² अपॉन r। क्या यहां तक डिराइव कर सकते हैं? ओके, तो यहां तक यानी कि देखो ये चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ पे ये एक्सप्रेशन आने वाला है, इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे। बट हम लोग बगैर उसके जाने भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला जो है फोर्स का फॉर्मूला मास के साथ, वेलोसिटी के साथ और रेडियस के साथ क्या होगा वो हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव कर लिया बगैर उस चैप्टर को पढ़े ही। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा यूज़ है डायमेंशन मेथड का, कि किसी भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, के की जो वैल्यू है वो डायमेंशन मेथड से निकालना पॉसिबल है नहीं, तो के तो कांस्टेंट, अगर के की वैल्यू आपको पता है, अगर आप जान रहे हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देंगे। एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड k इज इक्वल टू 1। यहाँ पे k की वैल्यू 1 होगी, हर जगह k की वैल्यू अलग अलग आती है, तो यहाँ पे k का जो मान होता है वो 1 होता है। तो अगर 1 पुट करोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, mv²/r। आया समझ में? जी कहिए। k की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दोगे बाय एक्सपेरिमेंट। अगर आप ये नहीं भी जानते हो या नहीं लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप यहाँ तक डिराइव कर दोगे तो जो है आपको आपका मार्क्स नहीं कटेगा। दूसरी बात देखो, सिर्फ तुम लोग अभी डायमेंशन चैप्टर थोड़ी पढ़ोगे, अभी तो सारा चैप्टर्स पढ़ोगे ना, और एग्जामिनेशन एंड पे होता है, तो आपको पता होता है कि यहाँ पे जो एग्जैक्ट फार्मूला आया उसमें के का वैल्यू क्या होना चाहिए, खुद ब खुद आप जान जाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं सेम नहीं रहेगा, अलग अलग जगह पे उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। अभी देखो ना, अभी हम लोग एक और फार्मूला डिराइव करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल। जैसे तुम लोग पढ़े हो F इजिकल टू एम ए, ये तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, F इजिकल टू एम ए होता है ना। तो क्या इस फार्मूला को हम लोग डायमेंशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं? आपको क्वेश्चन दे देगा, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड एक्सेलरेशन देन एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग देम। तो क्या करोगे, इसमें क्या है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, ये आपको कहा जाएगा क्वेश्चन में। फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, क्लियर है? तो इनके बीच रिलेशन बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है ये आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, पावर यहां पे लगाएंगे, ए और बी कुछ भी दे सकते हो। तो यहां चूंकि ए फॉर एक्सेलरेशन है तो हम लोग चेंज कर देते हैं, एक्स देते हैं, क्या, m टू द पावर x और a टू द पावर y। समझ में आया? ओके, इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो m टू द पावर x, a टू द पावर y। फिर इसी को लिखोगे f इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा ना, तो कांस्टेंट जो आया वो k आ गया, कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे k लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे m टू द पावर x, a टू द पावर y। क्या इसको आप डिराइव कर सकते हो उसी प्रोसेस से? हाँ, और हाँ हो सकता है, और एट द एंड आप k की वैल्यू आप पुट नहीं कर पाओगे,
चूँकि आपको मान लो पता नहीं है, किसी को अगर मान लो मालूम नहीं है तो के को वैसे रहने देंगे, के एम ए आ जाएगा। लेकिन तुम लोग ऑलरेडी जान रहे हो कि फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए होता है, दैट मीन्स के की वैल्यू वहाँ पर भी 1 होगी। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह के का मान 1 हो जाएगा। अभी हम लोग देखो यहाँ भी के का मान 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह 1 होगा। अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे अलग आ जाएगा। इसको कर लोगे खुद से। हाँ ओके। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी धागे से बांध दो और उसको फ्रीली हवा में लटका के थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दो, तो क्या वो मूव करने लगा इस तरह से। ये जो मोशन हो रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को धागे से बांध के हवा में फ्रीली अगर लटका दें तो इट इज सिंपल पेंडुलम। अरे पेंडुलम वाली घड़ी भी आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप की, ये भी सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, ये पेंडुलम यहाँ पे मान लो आया किसी पॉइंट पे ए पे आ गया, फिर ए से यहाँ से स्टार्ट करना मोशन इसका, यहाँ से चला फिर यहाँ पहुँचा बी पर, फिर बी से वापस आएगा, पहले ए से जाएगा बी, फिर बी से ए तक आने में जो टाइम लगाया, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से वापस यहाँ आने में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, ए से बी फिर वापस बी से ए तक आने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वो डिपेंड कर रहा है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है नंबर 1, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग धागे की लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज स्मॉल एल। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, सपोज करो दिया हुआ मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, ये जो ऑब्जेक्ट है बॉब, इसको हम लोग बॉब कह रहे हैं, दिस इज मास ऑफ द बॉब एम, या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी है। और तीसरा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसको हम लोग फ्रीली हवा में लटकाए हुए हैं, सो इट डिपेंड्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी, नाम सुने स्मॉल जी, स्मॉल जी इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर, मास पर, जी पर, तो आप रिलेशन इस्टेब्लिश करो टाइम पीरियड का, यह है सवाल। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस, जैसा प्रोसेस आपको बताया गया बिल्कुल उसी प्रोसेस को आप फॉलो करते चले जाओ, दोहरा दो उसको, रिपीट करो। हाँ गुड, निकाल भी लिए, हाँ ठीक है, वैसे ही होगा, है ना। तो क्या करेंगे देखो, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं t प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर, अच्छा पहले l है तो l ही लिख देते हैं, l टू द पावर x, m टू द पावर y, और क्या है g टू द पावर z, x y z हम लोगों ने मान लिया, और t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k आ गया यहाँ पे, फिर l टू द पावर x, m टू द पावर y, g टू द पावर z, दिस इज इक्वेशन 1। फिर क्या करना होता है, इसी को डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे, LHS को और RHS को, तो क्या करोगे, डायमेंशन ऑफ टाइम, ये देखो कांस्टेंट है, इसको स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, डायमेंशन ऑफ L टू द पावर x, डायमेंशन ऑफ m टू द पावर y, डायमेंशन ऑफ स्मॉल g टू द पावर z, ऐसा लिखोगे। फिर देखो टाइम पीरियड, तो टाइम ही है, इसका डायमेंशन तो t हो जाएगा, तो t लिखोगे कैपिटल T। RHS में देखो L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसके लिए डायमेंशन कैपिटल L होगा।
मास के लिए m टू द पावर y, मास के लिए तो m ही होगा, और ये g क्या चीज़ है, दिस इज एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है बताओ, l t टू द पावर -2 होता है ना, g के लिए l t टू द पावर -2 एक्सेलरेशन का, और उस पर हो गया पावर z। सुन पा रहे हो? ओके गुड। चलिए तो अब क्या करना है, देखो इसको हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 1, कुछ नहीं तो 1 ही है। फिर यहाँ पे ऐसा करो, सबसे पहले m को लिखो, तो m की पावर क्या है y, l की पावर क्या होगी बताओ तो, देखो l की पावर यहाँ पे x है, यहाँ पे l की पावर z है, तो इट विल बी x प्लस z, क्या देख तो सही है ना, l टू द पावर x प्लस z और t टू द पावर -2z, ऐसा होगा। फिर इक्वेट करेंगे, अगर दोनों तरफ RHS LHS को इक्वेट कर दें तो हम लोग को मिलेगा y की वैल्यू 0, y बराबर 0 आ गया। फिर क्या आएगा देखो, x प्लस z इजिकल टू ऑल्सो 0, x प्लस z बराबर 0, और क्या मिलेगा देखो -2z इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 0 आ गई, यहां से तुम z की वैल्यू निकालो, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, z इज इक्वल टू हमारा आ रहा है -1/2, z बराबर -1/2। और अगर हम z की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा देखो, तो x प्लस z है ना, सॉरी हाँ, तो x का वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा। तो x का मान, y का मान और z का मान कहां पे रखोगे, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा देखो, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k l टू द पावर x का मान है 1/2, फिर m टू द पावर y की वैल्यू है 0, और g टू द पावर z है, z की वैल्यू है -1/2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, देख तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो देखो यहां से एक बात आपको दिख रही है कि टाइम पीरियड जो है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। देख तो मास टू द पावर 0 हो गया ना, किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है। सो इसकी वैल्यू m टू द पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। हालांकि हम लोगों ने शुरू में सॉल्व करने के लिए लिया हुआ था, बट बाद में क्या पता चला कि मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर और स्मॉल g पर। तो अब इसको आगे लिखो, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k l टू द पावर 1/2, इसको नीचे लिख सकते हैं इस तरह से, g टू द पावर 1/2, इसको नीचे ले आओ, चूंकि माइनस है, ऊपर नीचे आया तो प्लस में आ गया। l की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, √l है ना, तो √l हो गया, ये भी √g हो गया। तो अगर इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k √l/g। देखो आएगा कि नहीं आएगा, ओके। तो ये हो गया इक्वेशन किसका, टाइम पीरियड का। किसी भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होता है, t इज इक्वल टू k √l/g। अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकोगे डायमेंशन मेथड से, ये हमको पता भी नहीं है।
तो अगर आपको पता है तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके लिख सकते हो। आप लिख दोगे एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड के बराबर कितना मिलता है यहाँ पे के का मान कितना होता है पता है? 2 पाई कितना होता है? हाँ, लिख देंगे बाय एक्सपेरिमेंट के इज इक्वल टू 2 पाई होता है। तो फिर टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगी, सब जगह एक ही मान थोड़ी होता है। ओके ये देखो, ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, इसमें यहां पे आप कुछ नहीं कर पाओगे किसी। हाँ, याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम तो शुरू में बताएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डायमेंशन मेथड से निकालिए, समझ रहे मेरी बात? तो डायमेंशन मेथड तो यहाँ पे आके बंद हो जाएगा डायमेंशन मेथड, समझ रहा ना? इसके बाद, हाँ, इसके बाद तो के की वैल्यू आप डायमेंशन मेथड से निकाल ही नहीं सकते हो, तो फिर सवाल ही आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं होता, यहीं पे आप छोड़ दो। ये आपका आंसर हो गया करेक्ट, बिल्कुल समझ गए? ओके, हाँ, एकदम आएगा, कांस्टेंट के आएगा, ठीक है। देखो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फिजिक्स का फॉर्मूला डायमेंशन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, समझ गए ना? अगर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऐसा है जो न्यूमेरिक है, मतलब इसकी वैल्यू है कुछ नंबर है ना, लेकिन जिस कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, बहुत सारे कांस्टेंट का डायमेंशन भी होता है, यूनिट भी होता है, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है, तो आप उस फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर पाओगे डायमेंशन मेथड से। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, समझ गए बात? ओके, चलिए अब ये एग्जांपल आप करके लाओगे, घर पे करोगे, हम दे रहे हैं आपको डेंसिटी ऑफ द मीडियम। हाँ देखो, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड मतलब क्या? v हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अरे स्पीड को डिनोट करते हैं v से, और v के बारे में सब लोग जानते हो, v इज स्पीड यानी वेलोसिटी, या स्पीड ही इसको बोलेंगे यहाँ पे, हाँ ना। तो v का डायमेंशन तो सबको पता होगा। डेंसिटी, इसका भी डायमेंशन आपको पता है, मास बाय वॉल्यूम। ये चीज़ आपके लिए एक नई चीज़ है, ये आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, बट इसके बारे में अभी हम तुमको बता देते हैं कि ये है क्या चीज़। इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस के बारे में शायद बताए थे आप लोगों को, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेन इज इक्वल टू, वेरी गुड, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसका मतलब स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको छोड़ दोगे तो क्या तुम इलास्टिसिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर जैसा हो जाएगा, वेरी गुड, प्रेशर जैसा ही होगा। प्रेशर का और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन होगा बिल्कुल सेम होगा। पहले आपको बताए हुए थे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशंस, तो जो प्रेशर का है वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का है। तो अब क्या डेरिवेशन कर सकते हो ना आराम से, गुड, इसको कर लोगे। रिलेशन बताना है, v का रिलेशन e और रो के साथ। चलिए आज इतना ही रखते हैं हम लोग।